हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के राजनीतिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे जो आगामी त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हम बोलेंगे कठोर संविधान साधारणतः वह संविधान होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि संविधान जब बना था उसी टाइम पे इसको फिक्स कर दिया गया था कि आप इसमें अपनी मर्जी से कोई हेरबदल या फेरबदल नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो फिर संविधान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कोई भी अपनी स्वेच्छा से या अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार उसको चेंज कर सकता था। इसीलिए संविधान को कठोर बताया गया है, क्योंकि कठोर संविधान साधारणतः वह संविधान होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला हमें कि लचीले संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्योंकि हमने बोला कि कठोर संविधान का अर्थ है तो हमने बता दिया। फिर इसके विपरीत पूछा है लचीले संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लचीला संविधान किसे कहेंगे? लचीले संविधान साधारणतः दो है जिनमें संविधान संबंधित विधेयक साधारण कानून की तरह ही पारित किए जा सकते हैं। यानी कि साधारण कानून जो विधेयक होते हैं उनको भी साधारण कानून की तरह ही पारित किया जा सकता है, उसे लचीला संविधान कहा जाता है। अब हमने दोनों को पढ़ लिया। अब अगर इन दोनों में अंतर बनता है तो हम अंतर को भी स्पष्ट कर ही लेते। कठोर और लचीले संविधान के बीच दो अंतर लिखिए। पहला है कठोर संविधान में संशोधन की विशेष प्रक्रिया होती है, क्योंकि आसानी से इसको नहीं बदला जा सकता है। किंतु लचीले संविधान में संशोधन की विशेष प्रक्रियाएं नहीं होती है। संशोधन की विशेष प्रक्रिया होती है, किंतु लचीले संविधान में संशोधन साधारण कानून की तरह ही होता है। दूसरा बोला है दो प्रकार के संविधानों में संवैधानिक तथा साधारण कानूनों में अंतर होता है। तीसरा है कठोर संविधान लिखित होते हैं किंतु लचीले संविधान अधिकतर अलिखित होते हैं, क्योंकि जिसकी कोई मतलब जिस जो कठोर होगा उसे लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लिखित रूप में उसे दर्शा सकते हैं कि नहीं ये आपको करना ही है। ये कठोर संविधान हो गया है और इसे आसानी से परिवर्तित नहीं किया सकते। लेकिन लचीला संविधान क्या होता है? बिना लिखे ही हम बोल सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से इसको परिवर्तित कर सकते हैं या इसको एक अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। तो कि कठोर संविधान लिखित होते हैं किंतु लचीले संविधान अधिकतर अलिखित होते हैं। अब अगर कठोर संविधान बना है तो इसके दोष भी होंगे, तो हम इसके दोष को भी देखते हैं। इसके दोष क्या है कि कठोर संविधान के दो दोषों का वर्णन कीजिए। तो कठोर संविधान प्रगति में बाधक है ही सही, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं लेकिन हम मजबूरी के कारण नहीं कर पाएंगे तो कठोर संविधान प्रगति में बाधक होता है। दूसरा, कठोर संविधान संकट काल के लिए अनुपयुक्त होते हैं, क्योंकि संकट काल के समय आपके कठोर संविधान काम नहीं आते हैं। उसके बाद न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव रहता है और न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव रहता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे संविधान के दो गुणों का वर्णन कीजिए। तो अच्छे संविधान के गुणों का वर्णन, सबसे पहले लिखित संविधान अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य रहते हैं कि हाँ हमने यहाँ से ये डाटा प्राप्त किया है और आपको इसके तहत इस अधिकार के अंतर्गत आते हुए हम संविधान की पालना करनी ही होगी, हर कोई अवमानना नहीं कर पाएगा। उसके बाद यह संविधान सुनिश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है कि अगर इस कानून के तहत उस दोषी को इस प्रकार की सजा मिले तो उसी प्रकार की मिलेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए हम बोलेंगे कि संविधान सुनिश्चित होता है, फिक्स होता है। फिर जिस संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख होता है वह अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली है, जो हम पढ़ते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, हमें हमारा काम करने की स्वतंत्रता है, हमें हमारे अधिकार मांगने की स्वतंत्रता है, हमें भारत में कहीं भी विचरित करने या गमन करने की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त है। अब अगला प्रश्न पूछेंगे संविधान सभा के कोई दो सदस्यों के नाम लिखिए। तो संविधान सभा के दो सदस्य थे, एक जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे थे BN राव, यानी कि भीमराव BN राव, ठीक है। अब आपका यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम लिखिए, कि महिला संविधान सभा में कौन कौन सी महिला सदस्य शामिल थी। तो संविधान सभा की 15 महिला सदस्य थी। पहली दुर्गाबाई,
देशमुख, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी थी हंसा मेहता, जिनका नाम आगे चलकर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, बेगम एजाज रसूल, फिर पांचवा अम्मू स्वामीनाथन, छठा सुचेता कृपलानी और सातवां दक्षयानी वेलायुधान और आठवां है रेणुका राय। ये आपकी संविधान सभा में महिला सदस्यों के कुछ नाम देने का प्रयास किया गया है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि क्रिप्स मिशन क्या था, और ये मैंने कल जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 12th क्लास के लिए करवाई थी, उसमें भी ये क्रिप्स मिशन आया था। इससे बस एक बहुविकल्पी प्रश्न बना था। अब यहाँ पे हमें पूरा प्रश्न है क्रिप्स मिशन क्या है। तो क्रिप्स मिशन, यहाँ पे क्रिप्स लिखते हैं क्रिप्स आधा प। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। यह एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये पूछते कि क्रिप्स मिशन किसके अध्यक्ष थे, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता थे एवं मंत्री थे। अगर पूछ ले कि आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स किसके थे अध्यक्ष थे, तो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता थे एवं मंत्री थे। अब आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कैबिनेट मिशन योजना क्या है। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। कैबिनेट मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई थी, और यही क्या था, कैबिनेट मिशन था। अब आपका अगला प्रश्न बनता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और क्यों कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। तो हमें संविधान की आवश्यकता निम्न प्रकार से है। संविधान तालमेल बढ़ाता है। दूसरा, संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तीसरा, संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय करती है। जो संविधान होता है वो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय करती है। संविधान समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये बनता भी है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से हम संविधान के महत्व को समझ सकते हैं। एक इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज का इसे लास्ट प्रश्न मानकर चलते हैं हम। और आपका प्रश्न है भारतीय संविधान, क्या प्रश्न है। भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो उधार का थैला कैसे है, तो समालोचनात्मक रूप से देखिए, इसकी आलोचना के रूप से देखिए तो भारतीय संविधान के आलोचकों ने विविध संविधानों की खिचड़ी अथवा उधार का थैला माना है, अंधानुकरण कहा है, जो तर्क संगत या न्याय संगत नहीं है। इन आलोचनाओं के उत्तर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठीक कहा था कि यदि हम अन्य संविधानों से ग्रहण नहीं करते तो शायद हम केवल अपने को संतुष्ट करते, परंतु भारत की व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और संविधान निर्माताओं ने किसी भी संविधान की आंख बंद करके नकल नहीं की है, केवल उन्हीं उपबंधों को लिया है जो भारतीय परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं। संविधान सभा ने अपनी तरफ से एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया है। संविधान के क्रियान्वयन का अब तक का इतिहास निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि हमारा संविधान भारतीय विवेक और गरिमा के अनुरूप है तथा यह एक गतिशील संविधान है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस अध्याय में आप भारत का संविधान सुंदर ढंग से ये इतना करने की आवश्यकता नहीं। भारत का संविधान सुंदर ढंग से एक संतुलित तथा जीवंत दस्तावेज माना जाता है। और आपका प्रश्न बनता है कि भारत का संविधान सुंदर ढंग से एक संतुलित तथा जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक MCQ बनता है, यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है।
कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। ठीक है, ये हमारे संविधान के पहले चैप्टर के प्रश्न थे, राजनीति कक्षा 11वीं के। अगर आपको इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर चाहिए, पहले तो साथ में आप इनको नोट करते जाइए ताकि आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। और आगे इसी प्रकार के लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।